हो गया ना? चलो ध्यान देना बाबू लोग, आज हम लोग मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सेट 1 देखेंगे। जो लोग देखने जा रहे हैं ध्यान देगा सब, हम लोग सेट 1 देखेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे सेक्शन 1 से। क्वेश्चन जो शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करेंगे आपका सेक्शन 1 मतलब सेक्शन ये। ठीक है, इसमें आपका लगभग सेक्शन ये में सेक्शन ये में जो आपका है वो 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन क्या करना है, चलो ध्यान दो क्या है कि आपका दिया है स्टूडेंट विल आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 कि 7 में से 5 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नहीं लिख रहे केवल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन जो है स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना है किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यहाँ दिक्कत ये है ना, क्वेश्चन जो आपको ये पूछा है वो 1 मार्क्स में पूछा है। क्वेश्चन जो पूछा गया कितने में है, 1 मार्क्स में है, लेकिन जो इसका स्टेटमेंट आपका आया है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उससे दिक्कत नहीं, जो आता है उसको आपको क्या करना है, लिख देना है। देखो आपको स्टेट देना है, किसका स्टेट लिखना है, न्यूटन जो यूनिवर्सल लॉ दिया था। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसका नियम जो था ध्यान दीजिएगा, वो 2 बॉडी के बीच काम कर रहा था। ध्यान देना, वो किसके बीच काम कर रहा था, 2 बॉडी के बीच काम कर रहा था। ये 2 बॉडी मानिए, ये पहला बॉडी जिसका द्रव्यमान ये बॉडी ये बॉडी इसका मास m1 मान लें और इसका मास m2। अब बोलता है क्या कि जो यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल का था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ जो ग्रेविटेशन का वो क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करने का काम करेगा किसके बीच, तो 2 बॉडीज, किसके बीच, 2 बॉडीज। कौन कौन, बॉडी ए एंड बी, किसके बीच काम करेगा, बॉडी ए एंड बी। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बोलता है, इसलिए बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो देयर मासेस मतलब ये दोनों बॉडी के मासेस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ये दोनों बॉडी के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के साथ। आई मीन ये दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। अब ये दोनों के बीच का काम करेगा फोर्स ऑफ। देखो केवल इसका स्टेटमेंट लिख देना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफी। तो क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ध्यान दो इधर, द फोर्स ऑफ attraction between 2 bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। बस इतना ही तो लिखना है। तो सिंपल क्या लिखें कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
the product of their masses and inversely proportional square of distance between them। कहने का अर्थ है कि जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ काम करेगा, ये दो बॉडी के बीच में काम करेगा। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ काम करेगा, ये दो बॉडी के बीच में काम करेगा। क्या काम करेगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने का क्या करेगा? काम करेगा। फिर बोलता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षित करने वाली जो बल है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? तो टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के साथ, इसके साथ, ये दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के साथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, दैट इज करके लिख दो एक लाइन में, क्या हो जाएगा? कहने का अर्थ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को F से दिखाएं। ये सिंबल हो गया आपका, चिन्ह किसका हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मासेस M1 into M2। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर बोलता है कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको मान लो कितना? 2। और ये अगर 2 से काम करेंगे तो आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा किसके साथ? तो M1 into M2 into 1 by R स्क्वायर। एक साथ काम करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट, इस सिंबल को, साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या आएगा? क्या किसके आ जाएगा? M1 M2 अपॉन R। ये हो गया आपका रिजल्ट। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेशन किसका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यहाँ पे लिख देना वेयर के इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना? चलो दूसरा क्वेश्चन जो है ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब भी डिफरेंस लिखो तो इधर कैपिटल जी स्मॉल जी लिखना, इधर स्मॉल जी और इधर क्या लिख देना? कैपिटल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि एक भी डिफरेंस देते हैं तो चलेगा सर? एकदम चलेगा, लेकिन कम से कम 2 लिख लो, 3 लिख लो, तो एक भूल जाए, एक बोले तो दूसरा ताज रहेगा ना। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी जो पढ़ रहे थे, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो आपस में बातें नहीं हो गया। दूसरा लिख लो, असाइनमेंट दोनों को पता है ना क्या हो जाएगा? इसका असाइनमेंट लिखेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे इसका कि इट्स यूनिट इज, क्या लिखना है? इट्स यूनिट इज क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका भी यूनिट्स लिख दो। इट्स यूनिट इज क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और डिफरेंस देना चाहेगा तो एक दो और से देना। यहाँ तो कोई चलो ध्यान दो, हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब इसका लिखना कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन द सरफेस ऑफ द
और एनी प्रॉब्लम, इसका भी लिख दो, क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज, एक भी अंतर काफी है मार्क्स के लिए, लिखा दे के बोल जाए तो दूसरा रहेगा ना। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो इतना ही लिखाएंगे, इससे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो बोलता है कि why raindrops are sprinkle in a sphere। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका आंसर, एक लाइन का आंसर होगा। क्या बोलता है कि जब रेन ड्रॉप्स करता है, मतलब जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो बूंद बूंद गिरती है, ड्रॉप गिरती है ना, तो ड्रॉप गिरती है तो गोला, देखना है गोला हो जाता है, होता है ना। तो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो इसका एक लाइन आंसर होगा कि रेन ड्रॉप्स आर स्प्रिंकल्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन। कि रेन ड्रॉप जो स्प्रिंकल होता है किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आंसर में लिखना रेन ड्रॉप्स आर स्प्रिंकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेगा नहीं पढ़े ना, मिनिमाइज करते हैं किसी चीज के कारण, जिसके कारण वैक्यूम हवा हो जाता है, हवा के कारण क्या आ जाता है, स्प्रिंकल टाइप का लेते हैं, जिसको आप लोग गुब्बारा टाइप का। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स आर स्प्रिंकल्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग दोनों पढ़े थे, आइसोथर्मल भी पढ़े और एडियाबैटिक भी पढ़े। ऐसा हम लोग कहां से पढ़े, क्वेश्चन से लिख रहे हैं, सेट वॉल्यूम बता रहे थे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपका किसका आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। सर थ्योरी में राइट जब 425 चलो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन था वो आपका किसमें है, 4 में। ठीक है, जो क्वेश्चन है रेन वाला क्वेश्चन 4 में। तीसरा में क्वेश्चन है आपका कि राइट टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या है, राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन सा, नॉर्मल और सेरिक। तो लिख दो डायरेक्ट, पहला तो लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नंबर लिख देना। पहला हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा आपका हो जाएगा सेरिंग स्ट्रेस। सेरिंग स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर। चलो फटाफट बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और क्वेश्चन नंबर 5 कितना देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में आपका क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, जो आपका डिफरेंस पूछा है किसका पूछा है, आइसोथर्मल, और दूसरा आपका जो है वो क्या है, एडियाबैटिक। दूसरा जो आपका है वो है एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक, ये हम लोग पढ़े हुए कुछ ने, दोनों का डिफरेंशियल लिख, एक मार्क्स का है, एक ही डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस भी चर्चा इसमें करना नहीं। तो लिखना इट इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इट इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, इट इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। क्या होता था इसमें, क्या लिखेंगे कि इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या होता था, इट इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट।
मतलब इसमें क्या था आइसोथर्मल प्रोसेस में कि इसके पास जितना टेम्परेचर होता था वो टेम्परेचर को क्या करके रखता था, कांस्टेंट करके रखता था। उसके दूसरा इसमें क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था, हीट को सराउंडिंग में रिलीज करता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में होता था कि इसके पास जो हीट होता था उस हीट को ये क्या करता था, कंजर्व रखता था। मतलब इसमें क्या लिखेंगे कि द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसमें भी लिखना it is the thermodynamics process, it is the thermodynamics process in which it is the thermodynamics process in which heat of the system remain constant। हो गया पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट, बस इतना ही। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट ऑसिलेटरी। कि आपको बोलना है कि एक एग्जांपल देना, किसका, आवर्त गति का एग्जांपल देना जो दोलन नहीं करता, पीरियोडिक मोशन जो नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल हम लोग क्या देंगे, सर्कुलर मोशन। आपका जो यहाँ पे हो जाएगा आवर्त गति का जो एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समझा क्या बोल रहे सो कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑसिलेटरी। कि पीरियोडिक मोशन का जो एग्जांपल हो जाएगा सर्कुलर मोशन हो जाएगा, जिसमें क्या कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो सर्कुलर मोशन करता है, वो आपका दोलन नहीं करता। तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा आपका, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब बोलेगा किसी कौन सा था उसका एग्जांपल लिखने बोला, तो लिखना कि मोशन ऑफ द अर्थ किसके चारों ओर घूमता है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अराउंड द सन। एक क्वेश्चन इसका और 7 नंबर बच रहा है। अब देखो 7 नंबर में क्या बोल रहा है। सेक्शन 1 में 7 क्वेश्चन था, 7 में आपको 5 क्वेश्चन लिखना होगा। 7वां क्वेश्चन बोलता है कि डिफाइन द ट्रांसवर्स वेव मोशन। किसको डिफाइन करने बोल रहा है, ट्रांसवर्स वेव्स मोशन। लिख रहे इट इज द वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन जो होता है आपका डिफाइन करने बोल रहा है, डिफाइन द ट्रांसवर्स वेव मोशन, मतलब अनुप्रस्थ तरंग। किसको, अनुप्रस्थ तरंग को आपको डिफाइन करना बोल रहा है। तो लिखना है कि इट इज द वेव मोशन, इट इज द वेव मोशन। किधर करेगा, इन विच या इन विच, इट इज द वेव मोशन इन विच क्या हो जाएगा, इन विच पार्टिकल्स, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द, किसमें काम करता है, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स। अरे जो वाइब्रेट्स आपका करेगा, वाइब्रेट्स ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसका होगा, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर तो लिखो परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ किसका हो जाएगा, तो वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कौन सा मोशन था, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मोशन। नहीं इज कॉल्ड नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स
वेव मोशन। पहले इसको समझ लो इनमें। देखो क्या लिखे हैं कि इट इज द वेव मोशन, कि ट्रांसफर वेव मोशन क्या है, एक वेव मोशन है, ठीक है, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो उसमें पार्टिकल्स मोशन करेगा वो किसमें करेगा, किसी मीडियम से करेगा, किसी माध्यम से करेगा, मीडियम वाइब्रेट ऑफ द परपेंडिकुलर, और वो जो करेगा कंपन करते हुए करेगा। कैसे करते हुए करेगा, कंपन करते हुए, और स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा, मतलब इस पथ में से जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा। और वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा किसका होगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो वेव जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर वेव मोशन।